Assalamualaikum, good morning. Good morning, everybody. Welcome to Geo Pakistan with Huma and Abdullah. How is everybody doing? भाई, we are doing very well. कराची में क्योंकि क्या बारिश हुई है और ये वो वाली बारिश थी जिसका हमें कोई हम फोरकास्ट नहीं था, हमें नहीं मालूम था, हम इसका कोई इंतजार में बैठे नहीं थे एंड इट जस्ट स्टार्टेड रेनिंग। अच्छा, ना हमें होने से पहले पता था और ना होने के वक्त पता लगा, तो हम जब सुबह उठे तो फिर एकदम हसीन ठंडी हवाएं और रात भर का जो बारिश का समा था वो सुबह सड़कें उसका अहवाल सुना रही थी कि जनाब यहाँ तो कुछ जगह पर अभी भी पानी जमा है, मोस्टली जगहों से पानी निकल चुका है। बट इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेजेंट डे इन कराची। आपके शहरों का मौसम कैसा है आप हमें बताइएगा। लेकिन हम कराची वाले ना थोड़ी सॉरी हमें हमारे पास थोड़ी सी बारिश होती है ना तो हम शो मारना स्टार्ट हो जाते हैं कि हमारे यहाँ तो बड़ा अच्छा मौसम है, आप बताइए। हालांकि उनके यहाँ तो हमेशा ही अच्छा मौसम रहता है, तो कराची में ज़रा सिचुएशन थोड़ी सी ऑफ हो जाती है। लेटर इन द शो हम ज़रा पता करेंगे कि ये आज तो हमें समझ भी नहीं आई किस तरह बारिश होगी, तो अभी आगे बारिशों का सिलसिला क्या जारी रहना है कि नहीं रहना। ऑल्दो आई मस्ट कन्फेस ऑल्सो कि मुझे ये जो वेदर फोरकास्ट होता है ना, आई डोंट रियली बिलीव इन इट। अब तो मैंने इस पे बिलीव करना अच्छा, इस पे हम तफसील से बात करेंगे। एक बात जो हम करना चाहते हैं वो ये कि हम आए रोज़ वाक़यात सुनते हैं ना जिस पे हैरानी का इजहार करते हैं कि जनाब फ़लाँ शहर में, फ़लाँ इलाक़े में, फ़लाँ जगह पर 4 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची ज़्यादती का निशाना बन गई, उसको मार दिया गया या उसको बेहोश हालत में किसी मकाम पर छोड़ दिया गया। तो हमें हैरानी होती थी कि ये क्या माइंडसेट है जो इतनी छोटी बच्चियों को दरिंदगी का निशाना बनाता है। लेकिन पिछले दिनों ट्विटर पर हसन अली हमारे स्टार क्रिकेटर हैं, उन्होंने अपनी बिल्कुल मुश्किल से 5 माह की बच्ची के साथ एक तस्वीर लगाई जिसमें बच्चे जो कपड़े पहनते हैं वो रॉम्पर, जंपसूट, रॉम्पर जिसे कहते हैं, डांगरी जिसे कह लें आप, वही पहनते हैं सारे बच्चे। हमारों ने भी वही पहनी है, अभी भी पहनते हैं, आपके भी वही पहनते होंगे। वो उन्होंने तस्वीर लगाई और अपनी बेटी के बारे में कुछ लिखा। जाहिर है बापों की जान होती हैं बेटियां। और उसके नीचे एक शख्स आया जिसने कमेंट किया उस 5 माह की बच्ची के रॉम्पर के ऊपर कि इसको पूरे कपड़े पहनाओ, इसको पूरे कपड़े पहनाएं ताकि ये बापर्दा रहे। मतलब ये बच्ची अभी जो 5 साल की है, आपको इसकी अभी तकलीफ हो चुकी है कि बाद में जाके क्या निकलेगी। 5 महीने की है एग्जैक्टली। लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ, बहुत से कमेंट्स थे उसके नीचे, तो ये 1-2 ही ऐसे कमेंट्स थे, तो इस बात की तसल्ली ज़रूर हुई कि ये ओवरऑल ये कमेंट्री नहीं है। लेकिन ये 1-2 ही से हमें डर लगता है क्योंकि यही वो चीज़ें होती हैं जो बाकी आगे जाके आपको पता ही है, वी डोंट नीड टू एक्सप्लेन कि क्या माइंडसेट्स निकलते हैं और फिर ऑब्वियसली उसके क्या एक्शंस निकलते हैं। प्लीज़ स्टॉप लुकिंग एट चिल्ड्रन लाइक दैट। एक बच्चा है, मतलब अब उसने क्या पहना हुआ है, क्या बच्चे के सर पे स्कार्फ था कि नहीं, बच्ची रादर ये बच्चा है। अव्वल तो आपका दिमाग ही कैसे इस तरफ गया, तो हम तो परेशान हो गए थे। इस बात पे दिमाग आपका क्या है? बच्चे को एज अ बच्चा ही ट्रीट किया जाता है ना, उस पर प्यार आता है, उसको आप पुचकारने की कोशिश करते हैं, उससे खेलना चाहते हैं आप। आपके जहन में किस कदर गंद भरा हुआ है माजरत के साथ कि आप उस बच्चे को किस जाविये और किस नजर से देख रहे हैं। तो खुदा का वास्ता है इसको तेजाब से रोंगटे खड़े हो गए वैसे वो कमेंट पढ़ के। शकीला से तो हम एक्साइटेड हैं, इनकी आवाज़ भी सुन रही थी और पीछे सारा जो एनवायरनमेंट था ना वो भी देख रही थी, जो कि एक मूवी ऑलमोस्ट सेट लगता है, बस टू थिंक दैट दिस इज रियलिटी एंड दे लव इट, व्हाई नॉट। अच्छा, शकीला से हमारी होगी मुलाकात और कुछ गाने भी उनसे सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा एक और बात, वोटिंग मशीन वाला जो मामला है जनाब, पहले तो अपोजिशन ही सिर्फ इस पे एतराज़ उठा रही थी। इलेक्शन कमीशन ने पहले भी इजहार किया तहफ़्फ़ुज़ात का, लेकिन अब बरमला बता दिया है कि जनाब दिस प्रॉब्लम इज़ नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज इसमें शदीद रिजर्वेशंस हैं, फ्लॉज हो सकते हैं, इसको टेम्पर किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर हुकूमत को एक और महाज पर मुज़ाहमत का सामना है और वो महाज है इलेक्शन कमीशन, जो कि इलेक्शन कराने की मिजाज बॉडी है। इसने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। जवाब में वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने 37 एतराज़ात दाखिल किए हैं, जिनमें से 27 एतराज़ात का टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं। उन 37 पॉइंट्स को अगर आप देखें तो उसमें से 27 ऐसे नुकात हैं जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से या टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये उनकी यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कैपेसिटी के बारे में है कि आया वो ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जो 10
पॉइंट्स हैं जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ताल्लुक है, वो मशीन जो कि मोस्ट ने बनाई है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ने, उसमें सारे वो एड्रेस होते हैं। एक भी ऐसा नहीं है जो कि एड्रेस ना होता हो। अभी तक जो हमने बनाया वो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उन्होंने राइटिंग में हमें दिया था कि ये चीज़ें होनी चाहिए। 100% हमने उस पर अमल किया और वो उससे सेटिस्फाइड हैं। आज भी उन्होंने इस बात की वजाहत की, जो आज की जो मीटिंग थी, कि जिसमें उन्होंने यही कहा है कि उनका ये जो रिपोर्ट उन्होंने जो 37 पॉइंट्स की जमा की है वो इस मशीन से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। जाहिर है क्योंकि आज उसका इम्तिहान हो रहा है तो कल नतीजा कैसे हो सकता है। चलिए, ये तो इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है। आपको बताएं कि अपोजिशन जमातें पहले ही ईवीएम मशीन्स के जरिए इंतखाबात कराने के हुकूमती प्लान को सिरे से मुस्तरद कर चुकी हैं। ये तो आरटीएस था, अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का काम है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाना हुकूमत और पार्लिमान का काम नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। हमारे इन भाइयों से जो काम लिया गया, इन्होंने जो पूरी की पूरी रातें इसके ऊपर लगाई इस मशीन को तैयार करने में, वो इनका इख्तियार नहीं था, वो इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। आज यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के साहब खड़े होते हैं, हमें कहते हैं हम तवज्जो से सुनते हैं। यही प्रेजेंटेशन इनको पहले जाके इलेक्शन कमीशन को देनी चाहिए। वो अगर मान जाए, देखिए वो अगर मान जाए फिर आप लाके खुद पेश करें लोगों के सामने। इस तरीके से ये डिक्टेट और बुलडोज कर रहे हैं, उससे हमारे शकूक और शुबात बढ़ रहे हैं कि ये धांधली की मशीनें हैं। माजी में कई मुल्कों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का तजर्बा किया, लेकिन इन मशीन्स के काबिल एतमाद और मयारी होने के अलावा सिक्योरिटी से मुताल्लिक संगीन मसाइल भी सामने आए। आयरलैंड, हॉलैंड, जर्मनी, फिनलैंड समेत कई दीगर मुल्कों को ईवीएम के नाकाम तजर्बे के बाद बैलेट पेपर पर वापस आना पड़ा। तो ये जो रिटोरिकली कह दिया जाता है ना कि जनाब दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क इस पे मौजूद हैं और इसी तरह से इंतखाबात करा रहे हैं, ये इतनी फैक्चुअली करेक्ट नहीं है बात। अक्टूबर 2007 में हॉलैंड ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल छोड़ दिया था। तहकीकात में ये बात सामने आई कि 9 में से 8 पोलिंग स्टेशन पे मौजूद ईवीएम मशीन गैर महफूज थी। और ये भी आपको बता दें गैर महफूज थी, जिसके जरिए बड़े पैमाने पर धांधली की जा सकती थी। साथ ही आपको बताएं कि 2002 में आयरलैंड की हुकूमत ने 54 मिलियन यूरोस की खतीर रकम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स खरीदी, लेकिन 2 साल बाद ही उनका इस्तेमाल जो है वो रोक दिया गया। और मसला यहाँ भी बिल्कुल धांधली के खदशात थे। 54 मिलियन यूरो में खरीदी गई मशीन्स आखिर में 9 यूरो के हिसाब से जो थी वो स्क्रैप में देनी पड़ी, मतलब बिल्कुल ही ज़ाया कर दी गई, उन्होंने यूज़ ही करना छोड़ दी। वज़ीर आज़म इमरान खान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के इस्तेमाल के बड़े पुरजोर हामी हैं। बहुत कुछ वो इसके बारे में इन द पास्ट भी कह चुके हैं, ज़रा सुनिए। नंबर 1, हम पाकिस्तान में अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लाने लगे। हमने जितनी भी तफ्तीश की है, जो सबसे बेहतरीन सिस्टम जिसके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है और जो सारी दुनिया में जो टेस्ट जो अच्छी मिसालें हैं उसके अंदर है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। पाकिस्तान में भी इलेक्शंस एक्सेप्ट करे, जो भी हारता है वो एक्सेप्ट करे इलेक्शंस को। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये तो कोई गवर्नमेंट ऑपोजिशन की बात नहीं है, ये तो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की फ्यूचर है। इसका सिर्फ एक रास्ता है, ईवीएम मशीन्स। वो क्यों है? क्योंकि ईवीएम मशीन जैसे इलेक्शन खत्म होता है बटन दबता है, रिजल्ट आ जाता है। वज़ीर आज़म मग़रिबी ममालिक से मुतासिर हैं, वहाँ की मिसालें भी देते रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का तजर्बा जदीद और तरक्की याफ्ता मग़रिबी ममालिक में नाकाम रहा है। हम ये आपको बारहा बता रहे हैं। जहाँ लोगों को टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में भी कोई मसला नहीं है, हमसे बहुत आगे हैं। उनकी मेजॉरिटी आबादी आराम से टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन्स वगैरह इस्तेमाल करती है। हमारी अपोजिशन जमातें और इलेक्शन कमीशन भी ये तरीका रद्द कर चुके हैं। अपोजिशन जमातें तो चलें कह सकते हैं कि फॉर द सेक ऑफ सियासत रद्द कर चुकी हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन जिसने एक्चुअली इलेक्शन कराने हैं वो भी अब ये तरीका रद्द कर चुकी है। ऐसे में हुकूमत अब भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए वजिद रही तो अगले इंतखाबात ज़ाहिर कंट्रोवर्शियल होंगे और इसको कैसे टैकल करना है इसी पे बात करते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बासी साहब, ऑपोजिशन की तो बात छोड़ दें, ऑपोजिशन ही नहीं, अब तो इलेक्शन कमीशन ने भी तकरीबन वाज़ेह कर दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए अगले इंतखाबात मुमकिन नहीं है। अब भी आप लोग कायम हैं अपने मौक़िफ़ पर, इलेक्शन मशीनों पर ही होने चाहिए या इस पर कुछ डिस्कशन हो सकती है, कोई बीच की राह निकाली जा सकती है? बार बार रोते हैं कि जी ये इलेक्शन में धांधली हुई, लेकिन कोई मुतबादिल लेके नहीं आए, और जब हम मुतबादिल लेके आए तो वो उससे बैठना भी नहीं चाह रहे, उसको आउटराइटली रिजेक्ट करना चाह रहे हैं। तो कौम के सामने हम ये रखना चाहते हैं कि क्या इलेक्शन में धांधली होती है? क्या हम एक मुतबादिल लेकर आए, क्या ये हमारा मुतबादिल मान रहे हैं?
चले नहीं मान रहे, क्या इन्होंने उसका कोई काउंटर मुतबादल दिया? नहीं, तो बस वो कहते हैं धांधली होती है, हमें लोगों की नीयत पे शक है। तो देखें, जब भी नीयतों पे शक होता है उसके लिए कानून साजी होती है। हम समझते हैं कि ये जो वावेला है बिला जवाज है। टेक्नोलॉजी जो है वो जरूर उसका खौफ होता है कि उसके अंदर कोई बग होगा, उसके अंदर कहीं, हम बार बार कह रहे हैं कि ये मशीन एक कैलकुलेटर की तरह है, इसमें कोई ऐसी डिवाइस कनेक्ट नहीं हो सकती, कोई इसमें इंटरनेट नहीं है, कोई बाहर से वाईफाई और इसको ऐसी चीज नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है वावेला। हम इलेक्शन कमीशन को भी कन्विंस कर लेंगे, वी आर होपफुल। दूसरी बात ये, इलेक्शन कमीशन का अपना मैंडेट है, हम उसका एहतराम करते हैं, लेकिन पार्लियामान का भी अपना मैंडेट है और हम लोगों से वोट लेकर आए कि हमने एक न्यूट्रल अंपायरिंग का कॉन्सेप्ट लेके आना है ताकि हारने और जीतने वाला दोनों माने। ऑपोजिशन जो है वो जिद छोड़े और बैठ के इस मशीन को चेक करे। इलेक्शन कमीशन ने भी जो एतराज़ात लगाए 37, उसमें से 27 एतराज़ात दीगर है, मशीन पे 10 एतराज़ात हैं। मेरा ख्याल है हमें भी ज़्यादा इसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की जरूरत, हम करेंगे भी, और इलेक्शन कमीशन को भी ज़रा अपना क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भी ये डायरेक्शन है कि टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए, और टेक्नोलॉजी का और यूज से बेहतर क्या हो सकता है? हाँ, ईवीएम को और बेहतर कर सकते हैं अगर एतराज़ात। अब्बासी साहब, वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन वजीर आजम जब भी कोई किसी भी हवाले से बात कर रहे होते हैं तो वो वेस्टर्न नेशंस का एक एग्जाम्पल ज़रूर देते हैं। अब इस केस में तरक्की याफ्ता या दुनिया के कई ममालिक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को काबिले एतबार नहीं समझा गया और वापस पेपर बैलेट की तरफ आ गए हैं। यानी ये तो साबित हो चुका है कि इन मशीनों का इस्तेमाल कोई गारंटी नहीं है कि इलेक्शन मुतनाज़ नहीं होगा, तो ये तो साबित हो गया। फिर इतना जोर क्यों है इन मशीनों को लाने के लिए? दोनों साइडें देखें ना। देखिए, इन मशीनों में आपका सवाल है कि कोई गारंटी नहीं कि इलेक्शन मुतनाज़ा नहीं होंगे, लेकिन जो पुरानी मशीनें हैं, जो पुराना निज़ाम है, वो तो है ही मुतनाज़ा। आज भी हमें वो कहते हैं कि हम इलेक्शन रिग करके आए। हमने 2014 में बहुत बड़ी कैंपेन की कि इलेक्शन रिग था। तो ये इस तरह कहना कि ये मुतबादिल नहीं है और टेक्नोलॉजी, खुदा न खासा इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं हम कर सकते कि इलेक्शन करा सके, जबकि बैंकिंग ट्रांजैक्शन अब आपके मोबाइल पे आ गई, अरबों की ट्रांजैक्शन होती हैं और वो सारी ट्रांसपेरेंट हो सकती हैं, तो वो ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं हो सकता? ये सिर्फ नीयत और अहलियत की बात है। हम समझते हैं कि वी आर केपेबल और हमारी नीयत भी है। हमें खाली वो जो धांधली करने वाले लोग हैं, जो हमेशा धांधली करके जीते, हमें उनकी नीयत पे शक है और हम कौम के सामने उनको एक्सपोज करते रहेंगे। अच्छा अब्बास साहब, अगले इलेक्शन अब बहुत ज़्यादा दूर तो है नहीं, अब 2 साल की बात ही है, उससे भी कम। अगर टारगेट ये होगा 2028 के इलेक्शन मशीनों पर कराए जाएं तो शायद वक्त मिल जाएगा, सबको एतमाद में लिया जा सकता है, मामला ठीक किए जा सकते हैं, कुछ डेवलपमेंट भी इस सिलसिले में हो सकती है। सो इसमें इतनी जल्दी क्या है? Why are you so eager कि बस अब यही इलेक्शन कराने? और आपके दौर में ना हो, अगले के लिए कर जाएं, मतलब उसमें ये भी तो हो ही सकता है। 2028 में जो काम हो सकता है 2023 में क्यों नहीं हो सकता? आप कह रहे हैं 2028 में इसको करें कि अच्छा होगा, तो 2023 में क्यों ना अच्छा करें? कौन सी इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है जो कोई यहाँ पे आपको पता है कि बैंकों में बिलियंस की ट्रांजैक्शन होती हैं और डेली मिलियन ट्रांजैक्शन होती हैं और एक पाई पैसा इधर उधर नहीं होता। तो अगर करना चाहें तो हो सकता है, कोई 2028 तक वेट करने की जरूरत नहीं है, 2023 में होगा। आई एम श्योर हम कौम को एजुकेट करेंगे और कौम प्रेशराइज करेगी, और ये जो धांधली का शोर करने वाले, जब धांधली खत्म होने जा रही है तो वो फिर धांधली करें, ये हम नहीं करने देंगे। ये धांधली अब इधर मुक के रहेगी, खत्म हो गई। सदाकत अली अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का और अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो पुट किए। वैसे ही डज हैव अ पॉइंट कि वैसे कौन सी धांधली नहीं होती, तो सो व्हाट, मशीनें ट्राई कर लें, दैट इज स्टिल द वे ऑफ द फ्यूचर। आप इलेक्शन कमीशन को पहले राजी करें, उनके तहफ्फुज़ात दूर करें, बिकॉज it is the body who has the authority of conducting election across the country। अगर वही इस कैपेबिलिटी पर अपने तहफ्फुज़ात का, जैसे कि शिबली फराज साहब कह रहे थे कि 37 में से 27 जो हैं वो उनकी कैपेबिलिटी के हवाले से हैं, तो if they are not capable of handling these machines और बाकी 10 उनको टेक्निकल एतराज़ात हैं, तो पहले वो दूर करें या फिर वक्त दें, क्योंकि टाइम बड़ा कम है। खैर, डायरेक्टर प्रोग्राम फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क सईद मुदस्सिर रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेट की कमेटी में जब ये ब्रीफिंग दी गई थी उसमें भी मौजूद थे। अब मुदस्सिर रिजवी साहब, हुकूमत पूरा जोर लगा रही है, आपको पता ही है, बड़े दिन से जोर लगा रही है अगले इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए हो, लेकिन अब तक इलेक्शन कमीशन समेत जो ज्यादातर फरीक हैं इसके हक में नहीं हैं। आपकी क्या राय है?
अभी तक गवर्नमेंट जो प्रोटोटाइप एक बनाकर लाई है उसमें कोई स्टेक होल्डर जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, इलेक्शन कमीशन भी है और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, उनकी इस बात की पूरी तसल्ली नहीं हुई है कि जो प्रोटोटाइप बना है वो मुकम्मल तौर पे उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकता है जिसके लिए वो बनाई जा रही है। यानी कि इलेक्शंस में जो इलेक्शन डे के दिन फालतू के वोट डाल दिए जाते हैं जिस तरह कहा जाता है, या बैलेट स्टफिंग होती है, उस मशीन की ये सलाहियत नहीं है कि वो बैलेट स्टफिंग को रोके। इलेक्शन के कई मराहिल हैं, जो मशीन बनाई जा रही है वो खाली एक मरहला यानी वोटिंग को सर्व करती है। उसमें अभी ये भी नहीं पता कि काउंटिंग कैसे होगी, क्या पोलिंग स्टेशन के लेवल पे होगी कि बूथ के लेवल पे होगी, वोटर की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, क्या बायोमेट्रिक पे होगी, क्या उसी तरीके से होगी जो इलेक्शन लॉ में भी दर्ज है। इन तमाम उमूर पे अभी बात हुई नहीं है, एक मशीन बना दी गई है और उससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन अराइज हुई हैं। जब तक एक पूरे प्रोसेस को नहीं देख लिया जाता कि इलेक्शन लॉ में अगर टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई जाती है और उस टेक्नोलॉजी के नतीजे में हम किस किस्म का इलेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसके मुताबिक करस्पॉन्डिंग चेंजेस कानून में नहीं होती, फिर तो टेक्नोलॉजी एक्वायर की जा सकती है, मशीन एक्वायर की जा सकती है। इलेक्शन कमीशन के कंसर्न्स जो हैं वो मीडिया गालिबन उसको इस तरह रिपोर्ट कर रही है कि रिजेक्ट हो गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसी किस्म के कंसर्न्स रेज किए हैं जो कि 37 के करीब अखबारी रिपोर्टों के मुताबिक हैं। जो मेजर कंसर्न्स हैं वो यही मामलात हैं कि अगर वोटिंग मशीन आ गई तो बैलेट स्टफिंग कैसे रुकेगी, वोटिंग मशीन आ गई तो इनवैलिड बैलेट का मामला किस तरह तय पाएगा। जब तक ये तमाम मामला तय नहीं हो जाते उस वक्त मशीन का ख़रीदना, मशीन का लाना और मशीन का इंट्रोड्यूस करना ना सिर्फ इमेच्योर है बल्कि वो शायद उन नताइज को भी ना अचीव कर सकें जिसकी वजह से गवर्नमेंट बहुत एग्रेसिवली इसमें। अच्छा रिजवी साहब, यू डू हैव अ पॉइंट। अब ये बताइएगा, इन योर ओपिनियन, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ऑब्वियसली हर शोबे में जितना बढ़ रहा है ये तो जाहिर है कि आज नहीं तो कल पाकिस्तान को भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर जाना ही होगा। इट्स ऑल अबाउट द टाइमिंग। आप समझते हैं कि 2028 के इलेक्शन को टारगेट करके इस पर काम हो सकता है और वो शायद बेहतर ही हो? देखें, एक तो ये ज़रूरी नहीं है कि टेक्नोलॉजी पे जाया जाए। दुनिया के बहुत सारे मुल्क और एडवांस डेमोक्रेसीज इस तरह की हैं जो अभी तक पेपर बैलेट इस्तेमाल कर रही हैं, तो कहीं पर ये नहीं लिखा और नहीं ये प्रूवन नहीं है कि टेक्नोलॉजी लाने से इलेक्शन बेहतर हो जाता है। और हाँ, हम टेक्नोलॉजी को अपोज नहीं करते, लेकिन टेक्नोलॉजी की इनिशिएशन का, इंट्रोडक्शन का और उसके मास यूज़ का एक पूरा प्रोसेस है। उस पूरे प्रोसेस से अगर हम गुजरें, मशीन लाएँ, टेक्नोलॉजी ट्राई करें, मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनें आती हैं, कोई एक टेक्नोलॉजी नहीं, कई किस्म की टेक्नोलॉजीज़ हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इस्तेमाल हो रही हैं, उनको इस्तेमाल करें, देखें कौन सा हमारे सोशल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, उसकी पायलट टेस्टिंग हो, नतीजे हों, उस पर बहस मुबाहिस हो, उसके बाद तो टेक्नोलॉजी लाई जा सकती है। लेकिन अचानक हम इतना महंगी टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते जिसको हमने ट्राई भी नहीं किया, टेस्ट भी नहीं किया। हम तकरीबन 150 अरब रुपए खर्च करके मशीनें ले लें और इलेक्शन में हम इंट्रोड्यूस करा दें और उस इलेक्शन में उन मशीनों पे पॉलिटिकल कंसेंसस भी ना हो। ये शायद बहुत ज़्यादा प्रूडेंट और अक्लमंदाना, दानिशमंदाना फैसला नहीं होगा। जी, थैंक यू वेरी मच। मुदस्सर रिजवी साहब हमसे बात कर रहे थे। और ये ऑन अ स्मॉलर स्केल अगर ट्राई हो जाए, लेट्स से ऑन अ बाय इलेक्शन और समथिंग, किसी चीज़ में, तो एटलीस्ट एक चीज़ का पता हो कि ये किस तरह काम कर रही है और उस पर अगर किसी को एतराज़ हो तो वो भी सामने आ जाएगा। बट इट शुड बी ट्राइड बिफोर इट इज ट्राइड ऑन अ नेशनल लेवल इलेक्शन के बाद। है ना, इसी तरह ही होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए और कुछ हल्कों से शुरू होनी चाहिए बात, किसी एक शहर से शुरू होनी चाहिए बात, वहाँ से आप बाय इलेक्शन से शुरू होनी चाहिए बात। अब इस बात पे बजिद रहना कि जनाब पूरे 22 करोड़ के मुल्क में एक साथ ही स्टार्ट कर दो, वो जरा टेक्निकल हो सकता है, मुश्किल हो कर लेना कि कल को जब और सवाल उठेंगे तो आप जवाब तो दे सकें। कराची में जो है आपको पता है कि रात को बारिश हुई है और रात 2 बजे 1 बजे बताया जा रहा है कि बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है, बाज़ जगहों पर बिजली की फरहमी भी मुतासिर हुई है। तो के इलेक्ट्रिक वालों प्लीज़ ये ना करो, ज़रा सही करने अपना सिस्टम। अब आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल हो सकती है कि हम आज कल परसों वो द वीकेंड बारिश के लिए तैयार रहें, ये सारा कुछ हम जान लेते हैं। किससे? जी, हमें ज्वाइन किया सरदार सरफराज साहब ने, जो कि डायरेक्टर
मेट ऑफिस हैं और इनसे तो हम पहले भी बात कर चुके हैं और फोरकास्ट का भी सिलसिला जो होता है ना वो भी पता कर चुके हैं। सरफराज साहब, आपसे ये भी बात होती रहती है, एक तो हम पूछेंगे कि आगे बारिशों का क्या सिलसिला है, लेकिन ये जो रात को बारिश हुई है ये एटलीस्ट हमने नहीं सुना हुआ था फोरकास्ट में, क्योंकि आजकल तो हम भी चेक करते रहते हैं अपने स्मार्टफोन्स पे कि जी क्या मौसम है, बारिश हो सकती है कि नहीं। तो ये फोरकास्ट का फिर से एक दफ़ा बता दें कि ये एक्यूरेट होता है, हमेशा हो सकता है या नहीं? देखिए, फोरकास्ट तो ऑलवेज फोरकास्ट होती है और कभी गलती होती है, लेकिन इत्तेफाक से ये जो बारिश हुई है ये तो मैं स्पेसिफिकली मेंशन करके बता रहा था कि 8 और 9 की दरमियानी रात को बारिश हो जाएगी कराची में। कल भी लोग हमसे पूछ रहे थे, यही कह रहा था मैं सबसे, और परसों से हम इसको दे रहे थे फोरकास्ट में, जो 3 दिन की फोरकास्ट होती है, वेबसाइट पर भी अवेलेबल होती है और सारे स्टेक होल्डर से कराची में शेयर की जाती है। उसमें यही जिक्र था कि थरपारकर साइड पे 8 तारीख 7 और 8 की दरमियानी रात से और फिर आगे बढ़ के कराची में 8 और 9 की दरमियानी रात से इम्कान हो जाएगा बारिश का। तो वो हुई, अल्हम्दुलिल्लाह सही हुई फोरकास्ट। तो अभी ये स्पेल चलेगा, अगले 2 दिन है कम से कम ऑन एंड ऑफ। नहीं, अगले 2 दिन से मुराद है कि हम आज एक्सपेक्ट करें जुमेरात को, जुमे को, या हफ्ता इतवार तक भी ये सिलसिला जा सकता है सरदार साहब? हफ्ते के आफ्टरनून तक जा सकता है, जुमेरात, जुम्मा और फिर हफ्ते के आफ्टरनून। और इसमें यही है कि कराची में एक तरह से ना बड़ा टिपिकल सा हो जाता है कि जब बिल्कुल सिस्टम ओवरहेड, अब जैसे कि इस वक्त लो प्रेशर एरिया वो पूरे सदरन सिंध पर मौजूद है और बल्कि अपर सिंध में भी बारिश हो चुकी है, जैकबाबाद, लाड़काना और नौशहरा फिरोज, और फिर नीचे आ जाए आप हैदराबाद, दादू, और इन एरियाज में भी हुई है। इसी तरह बदीन, ठट्ठा और थरपारकर में भी हो चुकी है। तो ये सारा पूरा सिंध तकरीबन उसकी गिरफ्त में है इस वक्त मानसून हवाओं की, कि जो 11 सितंबर की आफ्टरनून तक एटलीस्ट चलेगा। ये स्पेल लास्ट होगा मानसून का इस साल का, या फिर इसके बाद सितंबर एंड या आगे अक्टूबर तक भी बात जाएगी बारिशों की? अक्टूबर तक तो खैर नहीं जानी चाहिए। क्लाइमेटिकली आप देखिए 30 सितंबर तक अमूमन मानसून के दौरानिया होता है, तो इसके बाद एक आध स्पेल और है कम अज कम, और वो इतना कोई दूर भी नहीं है। मेरे ख्याल में 1-2 दिन का गैप होगा और 15 या 16 से ऑनवर्ड फिर एक स्पेल है। अच्छा, यहाँ सिंध में जो बारिशें होती हैं फिर कुछ पता भी नहीं चलता कि बहुत ज़्यादा भी हो जाती हैं। पिछले साल का तो केस इन पॉइंट हमारे सामने है। तो अभी जो फोरकास्ट आप दे रहे हैं, ये कोई हैवी स्पेल आप इसको देखते हैं, कोई अर्बन फ्लडिंग का कोई ऐसा खदशा हो? देखिए, कराची के लिए अगर हम बात करें ना, कराची और हैदराबाद खासकर जो बड़े शहर हैं, तो उसमें सिस्टम हमारा कुछ ऐसा है कि अगर 50-60 मिलीमीटर बारिश विद इन हाफ एन आवर पड़ जाए तो वो एक तरह से केओस क्रिएट कर देती है, खासकर जो नशेबी इलाके हैं उनमें पानी खासा जमा हो जाता है। अब गुज़श्ता रात जैसे कराची के नॉर्थ कराची में 50 मिलीमीटर से ऊपर हो गई, उधर आपके सुरजानी में 58 हो गई, औरंगी में 37 हो गई, नाजमाबाद में 32 हो गई। उस पूरी पट्टी में जाहिर है कि जो नशेबी इलाके होंगे वहाँ खासा पानी जमा हो गया होगा, तो इस तरह की सूरत हाल हो जाती है। ये स्पेल उतना कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरीली हैवी नहीं है, लेकिन मॉडरेट है, लेकिन फिर भी एट टाइम्स एट प्लेसेस हैवी फॉल्स भी मुतवक्के हैं, जैसे कि गुज़श्ता रात हो गया। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया आपका। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो राइट, थोड़ी सी भी बारिश इधर होती है ना, इट डिपेंड्स ऑन आपके शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, दैट रियली डिपेंड्स कि आपकी बारिश अर्बन फ्लडिंग में कन्वर्ट हो सकती है या नहीं हो सकती। अदरवाइज इससे कहीं ज़्यादा बारिशें तो हमने खुद भी देखी हुई है, पंजाब वगैरह में आप देख लें, बट नो फ्लडिंग एट ऑल। कराची और हैदराबाद में जरा मसला है कि आधे घंटे में 50 मिलीमीटर बारिश हो जाए तो अर्बन फ्लड आ जाता है। भी हमने आपको बताना है, एक फॉलो अप देना है। हमने आपको बताया था ना, ये जो वाकयात होते हैं इन पे बात होती है, 2-4 दिन बात होती है और उसके बाद खत्म हो जाती है, लेकिन हमने ये कोशिश की है कि जो भी वाकयात हों उनका फॉलो अप जरूर रखा करें हर 10, 15, 20 दिन बाद, ताकि उसको ना हुक्काम भूलें, ना जिम्मेदारान भूलें और ना आप और हम भूलें। लाहौर में रिक्शा सवार खवातीन को इनफैक्ट हिरासा किए जाने के केस में अहम पेशरफ सामने आई है। वाक़े में मुलव्विस 4 गिरफ्तार मुल्ज़िमान को मुतासरा खातून ने शनाख्त कर लिया और शनाख्त परेड की रिपोर्ट अदालत में भी जमा कराने के बाद गिरफ्तार मुल्ज़िमान को अब जिस्मानी रिमांड इनका तलब किया जाएगा। और रिक्शे पर चढ़कर नाजेबा हरकत करने वाले जो बाकी तो उसके हवारी थे ना, साथी थे जो वीडियो बना रहे थे, तालियां बजा रहे थे, जो मरकजी मुल्जिम है ना साजिद, ये अब तक नहीं पकड़ा गया। मतलब वी नो द नेम ऑफ द गाय, तो यानी उसकी शनाख्त
हो गई है, हो चुकी है, तो फिर वो पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी सवाल है। हालांकि मुताल्लिका हुकाम जिस तरह हम बता रहे हैं कि सेफ सिटी की मदद से तमाम मुल्ज़िमान को जल्द पकड़ लेने के दावे किए जा चुके थे और अब पुलिस का काम है कि मरकजी मुल्ज़िम तक पहुंचे और केस को मिसाल बनाए ताकि ख़वातीन में अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो बढ़ता एहसास है वो तो कम हो, क्योंकि अभी तक कोई वी हैव नो फेथ राइट नाउ। जब तक कुछ सजाएं नहीं होंगी, बड़ी बड़ी सजाएं नहीं होंगी, ताकि लोग इससे कुछ सीख सकें कि ये चीज़ गलत है करना, पकड़े जा सकते हैं। आई एम श्योर ये जिनका शिनाख्त की है ना 4 लड़कों की, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हमारी शनाख्त हो जाएगी, बिकॉज़ ये नहीं, इसीलिए तो कर रहे थे। अगर कोई एक्सपेक्ट करता कि पकड़े जाएंगे और ये सब कुछ होगा तो फिर करते ही ना। So that in itself is a very big deal और बहुत ही ज़बरदस्त बात है और हम नहीं छोड़ेंगे। बाय द वे हम इसके बारे में बात करते रहेंगे। तो लाहौर से नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज हमारे साथ हैं जो बहुत कीनली इस केस को फॉलो भी कर रहे हैं। अहमद फराज, ये बताएं कि रिक्शे में सवार ख़वातीन से बदतमीज़ी का वाक़या सबके सामने आ गया, बिल्कुल सख्त नोटिस लिया गया और पुलिस ने एक्शन शुरू किया। फिर सेफ सिटी कैमरे लंबे चौड़े नेटवर्क के बावजूद मरकजी मुल्ज़िम तक क्यों नहीं पहुंच सके, जबकि उसका नाम भी पता है, शनाख्त हो चुकी है। ये चारों जो है वो कई रोज़ से हिरासत में थे, जिसके बाद फिर इनको जेल भिजवाया गया और अब उन जो ख़वातीन थी वो जो रिक्शे में बैठी थी उन्होंने इनको शनाख्त किया कि ये चारों लड़के जो थे ये उनको हूट कर रहे थे, हूटिंग कर रहे थे और इन्होंने वीडियो भी बनाई थी और इसी वजह से पुलिस ने उनका चालान जो है ये इस मुकदमे में उनको किया कि इन चारों ने दोनों ख़वातीन को हिरासा किया। ना सिर्फ हिरासा किया बल्कि उनकी वीडियो बनाई और वीडियो बनाने के साथ कुछ गलत अल्फाज से भी उनको नवाजते रहे और इसी वजह से जो है अब वो उनकी शनाख्त हुई है और इसके बाद उनका जिस्मानी रिमांड होगा। जिस्मानी रिमांड के बाद उनको दोबारा जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा और फिर इनका चालान पेश होगा, प्रोसिक्यूटर में जाएगा और फिर जो है इसका केस का ट्रायल शुरू होगा। लेकिन मरकज़ी मुल्ज़िम जो था जिसने असल में जो बदअखलाक़ी की थी, जो बदतमीज़ी की थी खातून के साथ रिक्शे पर सवार होकर, वो अभी तक गिरफ़्तार नहीं हो सका। जिसके लिए फिर स्केच भी बनाए गए थे, सेफ सिटी कैमरों की मदद भी ली गई थी, लेकिन उसके बारे में, उसके रूट के बारे में आज तक पता नहीं चल सका कि वो किस तरफ गया। कहीं मोटरसाइकिल पर तो नहीं दोबारा बैठा था, किसी गाड़ी में तो सवार नहीं हुआ था, उसके बारे में आज तक जो है वो ना ही पुलिस को पता चला है और ना ही वो गिरफ्तार हो सका है। अच्छा, नवाजते तो क्या ही रहे, जुमले कसते रहे अहमद। अब बाकी मुल्ज़िमान पकड़े जा चुके हैं, मुतासरा खातून ने शनाख्त कर ली, तो कम से कम इस हद तक तो मरकज़ी जो कानूनी तकाजे हैं वो पूरे हो गए हैं। कब हम समझें कि इन 4-5 का फैसला हो जाएगा और मुजरिमों को सज़ा दी जाएगी? क्योंकि ये जो ना पकड़े जाने का एहसास है ना, ये और लोगों को शय देता नहीं, और फिर पकड़े जाने का, अब ये 4 जो पकड़े गए और उसके बाद छूट जाने का और सजा में डिले होने का, इसके बाद कौन आगे आएगा? फिर तो कोई बात ही नहीं करेगा। देखिए, ये जो केस है, ये केस पुलिस ने जो है, मुझे तो ये लगता है कि ज़बरदस्ती इसको तैयार किया है। असल जो मुल्ज़िम था, असल जो एक्यूज़ था, वो तो हरकत करके वहाँ से फ़रार हो गया और पुलिस ने इन चारों मुल्ज़िमों को पकड़ लिया कि ये वीडियो बना रहे थे। हालांकि इनका भी यही वर्जन था कि जी वो भी आज़ादी की खुशियाँ मनाने निकले थे और अचानक वो लड़का जो था वो इस रिक्शे में जब सवार हुआ तो वो उनकी वीडियो बना रहे थे और वीडियो, उनका सिर्फ कसूर ये था कि उन्होंने उसकी वीडियो बनाई थी। उनके मोबाइल फ़ोन भी कब्ज़े में ले लिए गए। अब उस मुकदमे में जो चार्ज लगाया गया था, उस चार्ज में तो पुलिस ने इनको उसमें फ़िट कर दिया है, लेकिन जो लग रहा है वो यही है कि इसमें 509 जो दफ़ा है जिसमें हरासा करने की एक जुर्म होता है, वो बेलेबल ऑफेंस है, उसमें वो उनको चार्ज किया जाएगा और फिर बासानी जब जिस्मानी रिमांड मुकम्मल करने के बाद जब वो जेल जाएंगे तो फिर बासानी उनकी भी इस केस में ज़मानत हो जाएगी। लेकिन अफसोस यही रहेगा कि मरकज़ी मुल्ज़िम जो है वो गिरफ़्तार नहीं हो सका। यानी बेसिकली जब तक वो सजाद नहीं पकड़ा जाएगा ना, ये 4 तो बस वीडियो ही बना रहे थे और इनका कोई इस तरह अमल तो था नहीं। हालांकि बड़े ही बदतमीज थे ये चारों भी, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है और आप हूटिंग कर रहे हैं उस पे, और बीच में एक बच्ची बैठी हुई है, शामिल हैं। और ये वीडियो क्यों आप राह चलते किसी खातून की जो चिंची रिक्शे में बैठी होगी वीडियो बनाएंगे, रोक सकते थे? मतलब आपको पता है क्या फिजा है इस वक्त मुल्क की, तो जाओ बीच में कोई मदद ही कर दो। नहीं, वो हत्ता कि आप इनकरेज कर रहे हो कि और भी आओ शामिल हैं इस सारी कार्रवाई में। जाहिर है उन्हें पता है कि उन्हीं का मुबैना तौर पर दोस्त जो है ये हरकत करने वाला। कॉरेस्पॉन्डेंट सेड ये बेलेबल ऑफेंस है, तो लिहाजा आफ्टर देयर फिजिकल रिमांड उसके बाद वो फिर अपनी बेल भी ले लेंगे और फिर वो निकल भी जाएंगे और वो सजाद तो मिला ही नहीं। बट सजाद को मिल जाना चाहिए, एज इन उसको पकड़ा जाना चाहिए और शर्म आनी चाहिए सजाद तुम्हें, जो भी था। यहाँ तो हम कह देंगे बिल्कुल, बिकॉज दिस इज सो रॉन्ग ऑन सो मेनी लेवल्स। खास तौर पे वो एक जो छोटी बच्ची बीच में थी, सोचें कि वो किस ट्रॉमा से गुजरी होगी इसके बाद। और सजाद की जो अम्मी है ना, लगानी चाहिए। आपको तो अपने बेटे का पता ही होगा कि क्या हो रहा है उधर। और हमने शुरू में कहा था कि आपकी मुलाकात हमने करानी है वेरी स्पेशल पर्सन, और जिनकी क्या आवाज़ है, बड़ी डिफरेंट आवाज़ है एक्चुअली। बात सारी ये है
शौक और जुनून, शौक एक्चुअली जब जुनून बन जाए ना, जो आप में बस बचपन से गाना गाने का किसको शौक नहीं होता, बाज़ लोग आप ब्लेस्ड, बाज़ नॉट ब्लेस्ड, तो फिर आप किसी भी इलाके में रहते हो, आपकी उम्र कोई भी हो, आपका ताल्लुक़ किसी भी घराने से हो, ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। ये साबित किया है एक्चुअली सहराए थर की लोग गुलकारा शकीला सलीम ने। थरपारकर की तहसील इस्लाम कोट की रिहायशी हैं। शी इज़ 18 ईयर्स ओल्ड और गायकी का जुनून की हद तक इन्हें शौक़ है। हमदो सना हो, गज़ल हो या फिर इनके जो फोक गीत हों, शकीला अपनी खूबसूरत आवाज़ से सुनने वालों पर सहरतारी कर देती हैं। खिड़कियाँ जल गई, घर के दीवारों दर खिड़कियाँ जल गई, कल जो और यहाँ ये नोट करने वाली बात है कि ये कोई माइक नहीं है, बस ये जनरल ऑडियो मोबाइल फोन की होती है और ना, उसी से रिकॉर्ड हो रहा है। दूसरी बात नोट करने वाली ये है द पावर ऑफ सोशल मीडिया। जब अच्छी जगह इस्तेमाल किया जाए तो मतलब अदरवाइज हु वुड हैव इवन हर्ड ऑफ शकीला, लेकिन जब अच्छी चीज़ हो, टैलेंट हो, तो सोशल मीडिया बड़ी जल्दी से उसको स्प्रेड आउट कर देता है। शकीला ने हमें ज्वाइन किया है। शकीला, क्या हाल है? सबसे पहले तो आपकी आवाज़ हमें बहुत ही अच्छी लगी है। सूफ़ी कलाम हो या गज़ल, आपने मौसीकी की हर सिंफ पे जो है ख़ुद को आजमाया है। कुछ हमने आपके स्निपेट्स जो हैं वो देखे हैं, तो ये शौक़ कैसे आया? शकीला, सबसे पहले तो ये बताएं, क्या बचपन से ही मौसीकी का शौक़ था? गाती थी? घर में कोई और गाता है? मैं बचपन से जब स्कूल में पढ़ती थी तो मुझे शौक़ था गाने का, तो बचपन से ही मैंने गाना शुरू किया था। तो बचपन में जब मैं छोटी थी तो स्कूल में कौमी तराने पढ़ती थी, याद करती थी, और मस्जिद में मैं नाते पढ़ती थी। बाबा मुझे सिखाता था, कुछ लफ्ज़ समझ में नहीं आते थे, वो बाबा ने मुझे लिखकर बताए, सिखाए। अब मुझे शौक़ है कि मैं आगे बढ़ूँ, गाऊँ, तो कोई अच्छा सपोर्टर हो। तो मेरा बाबा मुझे बहुत सपोर्ट करता है, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। सबसे खूबसूरत बात आपकी गुफ्तगू की है कि आपके वालिद साहब की आपको सपोर्ट हासिल है, और लड़कियां अपने बाप की सपोर्ट के साथ ही आगे बढ़ सकती हैं। 100% वो बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ इंस्पिरेशन टू अ लॉट ऑफ फादर्स आउट देयर जिनकी बच्चियां कुछ करना चाहती हैं। शकीला, अब तो आप सोशल मीडिया स्टार बन गई हैं, माशाल्लाह जियो पे बैठी हुई हैं। आगे के क्या इरादे हैं? किसके साथ गाना चाहती हैं? किस प्लेटफॉर्म पे गाना चाहती हैं? क्या सोचा है, कुछ ख्वाहिश है तो प्लीज़ इज़हार कीजिएगा। जी, मैं चाहती हूँ एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो, एक अच्छी एकेडमी हो, चाहे कराची में हो, लाहौर में हो, और मुझे सिखाया जाए। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, एक बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे मिले तो मैं आगे जा सकती हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि आबदा परवीन की तरह मैं गाऊँ, और उससे मिलने की भी मुझे ख्वाहिश है। मैं उसके जो सॉन्ग है उनसे मुतासिर हूँ, बहुत अच्छा वो गाती है। मैं चाहती हूँ कि उनसे भी मिलूँ और आगे बढ़ूँ, और आगे बढ़ के मैं कुछ करना चाहती हूँ। अपने थर, सिंध और पाकिस्तान का नाम मैं रोशन करना चाहती हूँ। आबदा जी से तो वैसे कौन इंस्पायर्ड नहीं है? एब्सोल्युटली, मतलब सही, आप भी सही जगह गई हैं कि जहाँ जो एक्चुअली सही गाते हैं और जिनसे सीखना चाहिए, जिनको सुन के सीखना चाहिए, वही उन्हीं को आप पसंद करती हैं। अच्छा, जहाँ आपकी बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं, सराहा जा रहा है आपकी आवाज़ को, आपके टैलेंट को, वहीं मुझे पता है कि आपको बड़ा तनकीद का भी सामना करना पड़ा, तो इस पर क्या कहेंगी? आपको ये तनकीद किस किस्म की? मेरे पर जितनी भी तनकीदें होंगी उससे ज़्यादा मैं आगे बढ़ूंगी। मैं किसी की तनकीद से रुकने वाली नहीं हूँ। मुझे आगे बढ़ने का शौक़ है, आगे जाने का शौक़ है। लोग कहते हैं कि नमाज़ पढ़ो, मैं नमाज भी पढ़ती हूँ, कुरान पाक की तिलावत भी करती हूँ, मैं सारे रोज़े भी रखती हूँ, मैं नाज शरीफ भी पढ़ती हूँ, मैं हमदे भी पढ़ती हूँ मस्जिद में। तो लोग जो तनकीद कर रहे हैं ना, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं आगे बढ़ूँगी इंशाअल्लाह। मेरे बाबा भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। लोग चाहे जितनी भी तनकीद करें, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है, और मेरा अल्लाह मुझे सपोर्ट करता है। आपका ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये उन लोगों को चुप कराने के लिए बहुत ज़बरदस्त है और काफ़ी है। और वैसे भी लोग होते कौन है किसी को कुछ कहने वाले। अच्छा चलें, मेरा ख्याल है बातें बहुत हो गई हैं। शकीला, आप प्लीज़ हमें कुछ सुनाइए। मैं भी यही कहने लगी थी। मुझे सिरोई बचन जा साई पारत थई हेड़े पही जा करे वण, पही जा करे वण, घड़ी वन घारे, घड़ी वन घारे, वे हो नए डो विसारे, हो वे हो नए डो विसारे। अल्लाह हू अल्लाह, अल्लाह हू अल्लाह, अल्लाह
अल्लाह ओ बचले हुसैनी फकीर यहाँ जो जहड़ो तेड़ो कहना जड़ो तुझे सहारे वे हो नए डो विसारे हो वे हो नए डो विसारे। ब्यूटीफुल। मैं तो एक माहौल सा ही सेट हो गया। शकीला ज़बरदस्त आपकी आवाज़ है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन जियो पाकिस्तान। और बड़ा ही मेरा दिल चाह रहा है कि आपसे मिलने की खातिर तो हमें थर ट्रैवल कर लेना चाहिए। मेरा बिल्कुल जाना चाहिए। यू आर सो गुड माशाल्लाह, बहुत ही मज़ा आया। और हम ये सोच रहे थे कि हम मैराथन में लड़े, हम तो डायरेक्ट हुमा को हमने डिकैथलॉन पे पहुंचा दिया। हुमा को क्यों सब कुछ हो रहा है? मैं तो सिर्फ मैराथन ही तक कह रही थी। मैं सिर्फ ये कह रही थी कि अब जो कोई मैराथन होगा, इधर कराची में होते रहते हैं फॉर डिफरेंट कॉजेज, तो उसमें हम जरूर जाएंगे। ऑल्दो हमारे एक दोस्त हैं वो हर वक्त भागते रहते हैं। उनसे हमारे एक दोस्त हैं वो बहुत भागते हैं, वो इतना भागते हैं, भाग के हर चीज कर वो इतना भागते हैं फिर लोग उनसे भाग जाते नहीं, मजाक कर रहे हैं हम, भागना शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, बहुत सी बातें और भी करनी है, ये तो हम भी गप्पे लगा रहे होते हैं। किस तरह इन्होंने पाकिस्तान के लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी, और वो मरीज़ जिनको कोई हाथ नहीं लगाता था, वो उनको ये ट्रीट करती थी, उनको तसल्ली देती थी, उनका इलाज करती थी। सो इनको तो हम ट्रिब्यूट देंगे ही। अच्छा, और ऐसे लोगों के बारे में जो आप पढ़ते हैं ना और सुनते हैं, और एक पूरी लेगेसी होती है, तो यू वांट टू बी लाइक दैट। लेकिन ये कुछ ही होते हैं, मतलब आप जितना भी एम्पैथाइज कर लें, जज्बा कर लें, ये दीज आर वेरी स्पेशल पीपल हु डू दैट। तो गुड टू लर्न फ्रॉम देम, बट इनका लेवल ही कुछ और होता है, मस्ट कन्फेस। और बात हम जरूर करेंगे और ट्रिब्यूट भी देंगे उन्हें, लेकिन लेट्स टॉक क्रिकेट फर्स्ट। हाँ, क्रिकेट। और उससे पहले जरा कोविड के फिगर्स में आपसे सोच रहा था, ये भी करना था, मैंने यहाँ सारे जमा किए हुए हैं। जनाब डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं इन लास्ट 24 आवर्स। 4062 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। 6.4 मुझे ऐसा लग रहा है, वी आर नो एक्सपर्ट्स, अगेन हम यहाँ पे डिस्क्लेमर दे देते हैं। लेकिन वैसे तो 6.43 ओवरऑल है, लेकिन लाहौर का तो सीन ही कुछ और है। 12%। Can you imagine? लाहौर is 12% पॉजिटिविटी रेट। कराची का आप बता रहे हैं 8 पॉइंट समथिंग है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ऑन एवरेज एक जैसी सूरत हाल चल रही है गुज़िश्ता कई हफ्तों से। बट हम नीचे क्यों नहीं आ रहे इससे? मतलब अब तो हम वैक्सीनेट भी करवा रहे हैं, बट जितना हम लोग वैक्सीनेट, एंड दैट इज़ सो गुड बाय द वे, क्योंकि लोग जा रहे हैं वैक्सीनेशन करवाने, लेकिन साथ साथ जो नहीं करा रहे अपने आप को वैक्सीनेट, उन्होंने मास्क वगैरह भी छोड़े हुए हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं ना, ये साथ साथ चल रहा है, एंड वी नीड टू रियली पुश इट बैक नाउ। इंडीड। और बस ये अभी तक गलत फहमियाँ जो है ना कोविड के बारे में, कि जनाब यहाँ पाबंदी नहीं है, यहाँ है और ये है, ये खत्म। आई थिंक इट्स हाई टाइम के खत्म हो जानी चाहिए। सालों गुजर गए, इस बात को अभी तक नहीं समझे। हम में से ऑलमोस्ट हर किसी को या तो हो गया है, या उसकी फैमिली में किसी को हो गया है, या दोस्तों में किसी को हो गया है। लेट अस नॉट बी दैट वन कंट्री लाइक पोलियो, कि जहां पूरी दुनिया आगे कहीं और पहुंच गई है जी, हम पोलियो को अभी भी ना सीने से लगाए बैठे हैं। लेट अस नॉट बी दैट। हम क्रिकेट की अब बात करेंगे। T20 स्क्वाड के ऐलान पर कप्तान बाबर आजम की नाराजगी की खबरें पीसीबी ने मुस्तरद कर दी हैं। ऑब्वियसली उन्होंने कौन सा मान लेना था। चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान का कहना है कि कौमी टीम के माहौल से मुताल्लिक रिपोर्ट्स हकाइक के खिलाफ हैं। T20 वर्ल्ड कप, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए जिस स्क्वाड का ऐलान किया गया है, कप्तान मुकम्मल मुत्तफिक हैं। सब मिलकर इस स्क्वाड को भरपूर सपोर्ट करेंगे ताकि मुकम्मल तवज्जो वर्ल्ड कप पर दी जा सके। लेकिन कौमी क्रिकेट टीम के ऐलान को कई रोज गुजर जाने के बावजूद शुकूक व शुबहात थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक्चुअली क्रिकेट शायकीन के तहफ़्फ़ुज़ात भी अपनी जगह मौजूद हैं, और अनोखी सिलेक्शन पर साबिक क्रिकेटर्स ने भी सवाल उठा दिए हैं, और टीम सिलेक्शन में दोबारा तब्दीली की ज़रूरत वाज़े महसूस भी हो रही है। लेकिन इंतज़ामिया का इसरार है सब कुछ ठीक है। इसी पे बात करते हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, इनका ओढ़ना पिछोना है स्पोर्ट्स और पर्टिकुलरली क्रिकेट, याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। याया, अब पाकिस्तान क्रिकेट एक ऐसी सनसनी ऐसा लग रहा है हमें कि फिल्म बन रही है जिसमें हर मोड़ एक नई खबर लाता है। बड़ा ड्रामेटिक चल रहा है सब कुछ। रमीज राजा, बाबर आजम में क्या वाकई टीम सिलेक्शन के मौजू पर कोई बात हुई और फिर इख्तलाफ हुआ, और फिर उन्होंने कह दिया कि जनाब आप अपनी टेस्ट क्रिकेट पर तवज्जो दें। अब वो वैसे वे भी कह सकते थे कि आप अपना टेस्ट क्रिकेट, खैर नहीं कह सकते थे। प्लान पहले ही क्या था कि टेस्ट टीम का कप्तान या वनडे वाला होगा, नहीं होगा, टेस्ट टीम में फॉर्मेट में कप्तान चेंज होगा? जरा खबरें देना जरा अंदर की। सनसनीखेज आपने कहा, मेरा ख्याल है अच्छा है आपने ये नहीं कहा कि कोई हॉरर मूवी
एक्शन मूवी। एक्शन तो हम पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत ही देख चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट इसी तरह चलती है और दुनिया में बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट इसीलिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, मारूफ है कि क्रिकेट बोर्ड हर वक्त मुतहर्रिक रहता है। जहाँ तक आपने पर्टिकुलर नए चेयरमैन, मुतवक्के चेयरमैन रमीज़ हसन राजा और आपके कप्तान बाबर आजम के हवाले से बात की, बिल्कुल इसमें कोई दो राय है नहीं। अगरचे चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान की तरफ से एक वजाहत सामने आई कि नहीं, बाबर हमारे कप्तान हैं, हमारे पीछे खड़े हैं, आपको टीम को सपोर्ट करना चाहिए। भाई आपकी जो टीम है उसको तो आपके खिलाड़ियों के अपने आदाद और शुमार जो है उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। आपके चीफ सेलेक्टर के पास उनके लिए दलाइल मौजूद नहीं है। और बाबर आजम की जो गुफ्तगू थी वो ज़बान ज़द आम है और रमीज़ हसन राजा हो या बाबर आजम हो, दोनों ने इन खबरों की तरदीद नहीं की, इन खबरों की तस्दीक नहीं की। बट हकीकत यह है कि आगे आने वाले दिन में बाबर आजम के लिए बतौर कप्तान मुश्किल देख रहा हूँ और रमीज़ हसन राजा एज ए कैप्टन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जब लीड कर रहे थे उनको बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा सीनियर खिलाड़ियों की तरफ से। तो बाबर आजम और रमीज़ राजा, ये आप देखेंगे आगे, ये ज़रूर एक फिल्म बनेगी। अच्छा बिल्कुल, रमीज़ राजा, आई होप ये बाबर आजम वर्सेस रमीज़ राजा ना बने कभी भी जाके फिल्म, और इसीलिए हम ये सनसनीखेज, क्योंकि इसी किस्म का एक हमें प्लॉट लग रहा था। बट एनीवे, प्रोटैगनिस्ट का आप खुद ही, हीरो और विलन का आप खुद ही फैसला आप आम करेंगे। नहीं, अभी हम वहां तक नहीं पहुंचेंगे ना, इंशाल्लाह वी फील दैट थिंग्स विल गेट बेटर, दे विल हैव टू गेट बेटर ना। हम ये तो बेहतरी के लिए तो सारे चेंजेस हैं, तो दे बेटर गेट बेटर। या आईनी तौर पर तो सिलेक्शन कमेटी बोर्ड के असर के बाहर काम करती है और बोर्ड का इस पर कोई जोर नहीं चलता, लेकिन क्या ज़मीनी पोजीशन यही है? एक तो ये पूछना चाहते हैं, बोर्ड जिस तरह टीम का दिफा कर रहा है इसके बाद भी यही समझें कि सिलेक्शन कमेटी के काम में कोई मुदाखलत नहीं होती? देखिए ऐसा नहीं होता, और क्या सिलेक्शन कमेटी के काम में मुदाखलत नहीं होती, ये एक वतीरा रहा है, एक अंदाज रहा है कि कभी आपने कप्तान को ऊपर करना है तो आप चीफ सेलेक्टर को नीचे कर देते हैं, कभी आप पावर देते हैं तो मिसबाउल को चीफ सेलेक्टर भी बना देते हैं, हेड कोच भी बना देते हैं, और जब आपने रस्सी टाइट करनी होती है तो फिर आप इनको बेबस कर देते हैं। तो ऐसा हम देखते रहे हैं और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, मुस्तकबिल में भी होता रहेगा। जहाँ तक आप बाबर आजम की बात कर रहे हैं तो यार यहाँ पर PSL के मुकाबलों के लिए जो कोचेज़ होते हैं वो स्क्वाड के हवाले से जो है अपनी राय देते हैं, बैठते हैं, गुफ्तगू करते हैं। तो अगर PSL में टीम बनाने के लिए कोच बैठा है, कप्तान बैठा है, तो यार ये तो पाकिस्तान की टीम है, ये कोई गली मोहल्ले की टीम तो नहीं है कि जिसने टीम को ग्राउंड में लड़ाना है आप उसको बिल्कुल साइड में कर दें, फिर तो वो रिपोर्ट कप्तान ही होगा। अच्छा या अब ये सब कुछ तो सामने आ ही गया है जो कुछ हो रहा है, अब देखना बाकी है कि क्या टीम फाइनल रहेगी या इसमें कुछ तब्दीलियां करना पड़ेंगी। आप समझते हैं कि देयर आर सम चेंजेस व्हिच आर इनएविटेबल, होंगी वो? डेफिनेटली जो है वो टीम तब्दील होगी और 16 अक्टूबर कट ऑफ डेट है वर्ल्ड कप 2021 के लिए, और टीम में तब्दीलियां आप देखेंगे और ऐसा होता रहा है। टीम पहले अनाउंस होती है, बाद में उसमें तब्दीली होती है। मैं आपको इसकी मिसालें दे देता हूं। 2016 वर्ल्ड T20 खुर्रम मंजूर पहली टीम में थे, बाद में उमर अकमल आ गए, फिर चैंपियंस ट्रॉफी में उमर अकमल टीम में थे, हारिस टीम में आ गए, फिर वर्ल्ड कप 2019 की टीम में जुनैद थे और उनके साथ फ़हीम अशरफ थे, दोनों ड्रॉप हो गए। जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ आमिर आ गए और वहाब रियाज आ गए। तो इस टीम में 2 से 3 तब्दीलियां मस्ट हैं, ये फाइनल टीम नहीं। अच्छा, यू आर वेरी श्योर कि तब्दीलियां अभी होंगी, एंड वी हैव सम टाइम एज वेल। याहिया हुसैनी गिविंग अस द लो डाउन एंड बैकग्राउंड कि ये हो क्या रहा है उधर। तो आपको पता है एक्साइटिंग टाइम्स, और हमारी क्रिकेट हमेशा से बड़ी एक्साइटिंग रही है, तो ये चीज़ें तो हम थोड़ी सी एक्सपेक्ट करते भी हैं। एक्साइटमेंट हो, ये जो इर्द गिर्द के मामलात हैं इसकी ज़रा एक्साइटमेंट थम जाए। नो प्रोमिसेस देयर। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ते हैं और कुदरती आफात, दहशतगर्दी, जो भी सूरत हाल हो, किसी भी किस्म के तनाज़ात से बच्चों की तालीम बुरी तरह मुतासर होती है। तालीम क्या, उनकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा मुतासर होती है। और आज दुनिया भर में तालीम को हमलों के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ देने का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये ज़रा गौर से सुनिए कि तालीम को हमलों से बचाने के लिए हर साल 9 सितंबर को इस दिन का एहतमाम किया जाता है, क्योंकि वैसे मैं कहता हूँ वबा भी जब हमला करे ना तो सबसे पहले क्या मुतासर होता है? तालीम। एब्सोल्युटली। हमेशा से आपको बताएं कि साल 2019 से अक़वाम मुत्तहिदा ने ये दिन मनाने का आगाज़ किया है और जंगज़दा इलाकों में तालीमी इदारे तवील अरसे से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। गुज़िश्ता 2 बरसों में कोरोना वबा ने भी तालीम पर गहरा असर डाला है, जिस तरह के अभी हम जिक्र भी कर रहे हैं। हज़ारों स्कूल बंद हो गए, पूरी दुनिया में ही बंद हो गए। लाखों तालिब इल्म जो
हैं वो तालीम से दूर हो गए, तालीमी सिलसिले की मुकम्मल बहाली पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लिए अब भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो बहुत बड़ा चैलेंज ये है। चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, लेकिन देयर हैज़ टू एजुकेशन हैज़ टू फाइंड अ वे। बिल्कुल, इट हैज़ टू गो ऑन। अच्छा जी, अभी एक चीज़ जो बड़ी परेशान कर रही है, आपको पता है बढ़ती महंगाई का चर्चा हो ही रहा है, होता रहेगा, क्योंकि लोगों के लिए रोज़मर्रा के मामलात चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। अब और एक महंगाई का तूफान ऐसा लग रहा है सर पर खड़ा हुआ है। डॉलर 170 पे पहुंच गया है। इमेजिन, मतलब क्या हो रहा है। डॉलर 170 के करीब ऑलमोस्ट पहुंच गया है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान रुपए की कदर 35% गिर चुकी है। डॉलर महंगा होने से कोई एक नहीं बल्कि हर तबका मुतासर हो रहा है, और मुल्की कर्जों में जो इजाफा हो रहा है वो तो खरबों में है ना, रोजाना की बुनियाद पर। मुसलसल इजाफा महंगाई के नए तूफान को खुली दावत ये देता है और दे रहा है, क्योंकि देखा यही गया है कि डॉलर की कीमत का आम जरूरियात की चीज़ों पर हमेशा फ़र्क पड़ता है। रुपए की कदर में इस्तेहकाम लाने के लिए हुकूमत को गैर मामूली इक़दामात करना होंगे, क्योंकि बकौल हमारे वज़ीर आज़म के अगर डॉलर 1 रुपया बढ़ता है तो मुल्क पर 100 अरब रुपया कर्जा चढ़ता है। तो यानी फिर एनीवे क्या कहा जा सकता है। बल्कि हम ज़रा इस बात के बारे में ज़रा मज़ीद बात करते हैं। माशी तज्ज़ियाकार मोहम्मद सुहेल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वो मोहम्मद सुहेल साहब, डॉलर की कीमत जिस तरह ऊपर जा रही है, फ़िलहाल तो ये कंट्रोल से बाहर नज़र आ रही है। 170 की हम बात कर रहे हैं, तो महंगाई तो होगी। इसके अलावा मईशत पर इसका क्या असर पड़ रहा है? कुछ तो हमने मेंशन कर दिया, डिटेल आप दे दें। देखिए, पाकिस्तान में रिवायत रही है कि पाकिस्तानीज़ जो हैं वो 2-3 चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक प्रॉपर्टी है और एक डॉलर है। जो आज की तारीख में भी जो ऑफिशियल डिक्लेयर्ड डॉलर की इन्वेस्टमेंट है वो $7 बिलियन की है। और जब हमने देखा है कि जब रुपये की कदर गिरती है और डॉलर की कदर बढ़ती है तो लोग जो है अपनी सेविंग्स जो है वो दूसरी जगहों से डॉलर में मुंतकिल करते हैं, जिससे ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कम हो जाती है और जो सारा जो सरमाया है वो डॉलर में चला जाता है, जिससे इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचता है। और दूसरी जानिब जो आपने कहा कि महंगाई बढ़ती है जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से और भी सख्तियां पैदा हो सकती हैं। तो ये 2 इम्प्लीकेशंस होती हैं कि लोग अपना पैसा जो है वो डॉलर में डाल देते हैं और फिर जो महंगाई होती है उसका असर जो है वो लोगों की इनकम पर पड़ता है। अच्छा सुहेल साहब, डॉलर की कीमत कंट्रोल करने के लिए क्या स्टेट बैंक या हुकूमत को अब मुदाखलत देनी चाहिए? क्योंकि यही था जनाब फ्री फ्लोट होने देंगे, मगर अब ये नतीजा आपके सामने ही है। दिस इज गोइंग आउट ऑफ हैंड्स। देखिए, स्टेट बैंक तो कुछ हद तक मुदाखलत कर रहा है कि वो इंपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए रुपए को गिरने दे रहा है, मार्केट फोर्सेस से अभी चल रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि उसकी वजह से कुछ इंपोर्ट्स में कमी आए आगे आने वाले महीनों में, मगर कुछ और भी इकदाम उनको करने पड़ेंगे जिसमें इंटरेस्ट रेट का बढ़ाना भी शामिल हो सकता है। दूसरी जानिब हुकूमत को, जो मिनिस्ट्री को भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। जो उन्होंने प्रो ग्रोथ बजट दिया था, बहुत सारी ड्यूटीज़, इंपोर्ट ड्यूटीज़ कम की गई थी, ख़ास तौर पे गाड़ियों की तरफ से वहाँ पे FED और दूसरी ड्यूटीज़ में कमी बेशी की गई थी। तो मेरे ख्याल में हुकूमत के लिहाज पे भी जो इंपोर्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और मुझे तो ये लगता है कि अगर पाकिस्तान ने IMF से दोबारा नेगोशिएशन करने हैं और उनके साथ एग्रीमेंट करना है तो IMF की भी ये डिमांड होगी कि किसी तरीके से भी ये जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कम किया जाए और उसमें इंपोर्ट्स को कंट्रोल करना पहली प्रायोरिटी होगी, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ाना, रेमिटेंस बढ़ाना वो बहुत आसानी से नहीं हो पाता, उसमें टाइम लगता है। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद सुहेल साहब, थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस अंडरस्टैंड द होल थिंग। अच्छा जी, गुड न्यूज़, और गुड न्यूज़ जब भी कोई पाकिस्तानी कोई अचीवमेंट हासिल करता है, कुछ अचीव करता है, हम उसको यहाँ प्रोजेक्ट करते हैं, बताते हैं, फिर उससे आपकी मुलाकात भी कराते हैं। तो इनसे भी कराएंगे, लेकिन अभी तो पहले खबर दे देते हैं ना? आया ही है सामने। सो वाजिदुल्लाह नगरी राका पोशी सर करने वाले दूसरे पाकिस्तानी को पैमा बन गए हैं। इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट माउंटेन टू सबमिट। अच्छा जी, आपको बताएं कि वाजिदुल्लाह नगरी ने जमहूरिया चेक के 2 कोपैमाओं के साथ 8 सितंबर की शाम, यानी 8 सितंबर की शाम हुई परसों नहीं कल रात की, कल शाम यानी राका पोशी जो है वो सर किया है। वाजिदुल्लाह नगरी ने 7,788 मीटर्स बुलंद चोटी नए रूट से सर की है। और ये बिल्कुल आपको याद होगा कि साजिद सतपारा वाज ऑन आवर शो और उन्होंने हमें बताया था कि जब भी कोई नया रूट लिया जाए किसी भी पहाड़ को इस तरह सर करने के लिए, वो और भी ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं, मुश्किल होता है, बिकॉज दिस द फर्स्ट टाइम कि कोई भी वहाँ जा रहा होता है, वहाँ रोप्स वगैरह वो लगी नहीं होती, वो आपको खुद
फिटिंग करनी बना होती है। होता, वो हुक्स नहीं लगे होते, वो सारा कुछ नहीं होता। सो ये तो डबल चैलेंज, इन्होंने डबल क्या ट्रिपल चैलेंज। इससे पहले आपको बताएं कितने अरसे बाद ये दोबारा सर हुई है। 1979 में पाकिस्तान के कर्नल शेर खान ने राकापोशी चोटी सर की थी और उसके बाद आप 2021 में जाकर इन्होंने सर की है। सो एब्सोल्युटली, बीच में वैसे गैर मुल्की थोड़े से आए, लेकिन पाकिस्तानी जो हैं ही इज द सेकंड वन। सो ये एजाज तो हासिल हो गया। पाकिस्तानी और भी बहुत से शोबे हैं जिनमें बेहतरीन काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और कभी आपने सोचा है कि इतने 100 साल हो गए, हम क्रिकेट बात करते रहते हैं, इतने 100 साल हो गए हैं क्रिकेट के गेम को दुनिया को खेलते हुए, पर्टिकुलरली इंग्लैंड एंड देन ऑल द कॉलोनीज और जो भी साबिक कॉलोनीज और फिर हमारा ये रीजन जाहिर है। लेकिन अमेरिका में उस तरह से क्रिकेट मकबूल नहीं हुई। लेकिन शायद ये लगता है कि ये चीज़ अब चेंज हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तानी निजात अमरीकी बिजनेसमैन तनवीर अहमद क्रिकेट का बुखार जो है वो अमरीका पहुंचाने को तैयार हैं। और सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले तनवीर अहमद रियासत ह्यूस्टन में अमरीका का सबसे बड़ा क्रिकेट कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो 2018 से जनाब ये बनना भी शुरू हो चुका है और अब तो इस पे काफ़ी प्रोग्रेस हो चुकी है। अमेरिका में क्रिकेट को इलाकाई और फिर मुल्की सतह पर फ़रोग़ देने के लिए साल 2018 में तनवीर अहमद ने इस मंसूबे का आगाज़ किया, जिसमें 12 क्रिकेट फील्ड समेत ट्रेनिंग, कोचिंग और कम्युनिटी सेंटर्स भी शामिल हैं। और क्रिकेट का जुनून रखने वाले आज तनवीर अहमद साहब पाकिस्तान में मौजूद हैं और जियो पाकिस्तान के मेहमान हैं। सो वेलकम टू द शो तनवीर साहब। तनवीर साहब, हम एक्सपेक्ट तो आपसे करेंगे कि आप पाकिस्तान में भी क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए स्टेडियम्स बनाएं, एकेडमीज़ बनाएं, लेकिन अभी आप अमेरिका में सारा काम कर रहे हैं। तो ये ख्याल कैसे आया और कैसे शुरू हुआ? खुद खेलते हैं क्रिकेट या देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। पाकिस्तान में जो जवान हो रहा है वो क्रिकेट ही उसने खेलनी है। ट्रू। तो मेरा भी बस यही शौक़ था शुरू में, लेकिन जब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए अमेरिका चले गए तो वहाँ पे तो क्रिकेट नहीं खेल पाए। काम में ही ऐसे लग गए, तो काम करते करते बस ज़िंदगी गुजर गई। काम में ऐसे लग गए कि 300-400 रेस्टोरेंट बना लिए और फिर अब क्रिकेट स्टेडियम भी बना लिया। अब ये था कि चलो कुछ अपना जो शौक़ था, एक पैशन था, उसको लेके वापस आए। तो अमेरिका जैसे मुल्क में जहाँ पे क्रिकेट एक्चुअली 300 साल से पहले इंट्रोड्यूस हुई थी, लेकिन उसको वो फ़रोग़ नहीं मिला जो कि अब मिल रहा है। तो उस चीज़ का एक जो सेहरा है वो मैं आपको एक फ़ख्र के साथ कहना चाहता हूँ कि वो पाकिस्तानी के सर पे ही जाता है, जो कि मैं हूँ। तो अल्लाह का ये शुक्र है कि अल्लाह ने इज़्ज़त दी, उस चीज़ को हम लेके आगे बढ़ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसको हम ग्रास रूट लेवल पे इंट्रोड्यूस करेंगे। बाय 2023 इंशाल्लाह वहाँ पे PSL इक्विवेलेंट लीग भी शुरू हो रही है और आप देखेंगे कि पाकिस्तानी प्लेयर जो है ना ऑलरेडी जाना शुरू हो गए हैं और इंशाल्लाह ताला बाय 2023 मोर एंड मोर प्लेयर्स फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा, ये तो डेफिनेटली आपने खुद ही बता दिया, क्योंकि आपको खुद भी शौक था, आपका पैशन था, बड़े सालों बाद आप वापस आए। एंड ऑफ कोर्स योर बिजनेस एक्यूमेन इज इन इट कि आप वरना इतना पैसा लगाना, एक पूरा स्टेडियम और ये लीग बनाना। लेकिन अमेरिकन जो वहाँ हैं, बेशक वो पाकिस्तानी अमेरिकन ना हो या और मुल्कों के जो एक्चुअली क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं, वहाँ के जो नेटिव अमेरिकन, लोकल अमेरिकन जिनको कहा जाता है, वो भी कुछ आपको लगता है कन्वर्ट होंगे, हो रहे हैं क्रिकेट की तरफ? अभी काफ़ी हो रहे हैं, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि हम इसको ग्रास रूट लेवल पे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। Which might be schools and स्कूल लेवल पे। बेसबॉल से तो कुछ सिमिलैरिटी है, तो वो इतना खेलते हैं वहाँ पे, तो कुछ है कोई चांस बच्चे भी इंटरेस्ट लें? बच्चे अभी इंटरेस्ट ले रहे हैं। अभी हमने जो अंडर 10 से जो एक प्रोग्राम नया शुरू किया है, जो इंडोर अकेडमी शुरू कर दी हैं, आउटडोर अकेडमी शुरू की हैं। तो इस साल एज ए मैटर ऑफ फैक्ट US ने अंडर 19 का जो फर्स्ट टाइम एवर चैम्पियनशिप जो होस्ट की थी वो ह्यूस्टन में ही हुई। अल्लाह का करम रहा कि बड़े अच्छे सक्सेसफुली हमने उसको अरेंज किया था। तो उससे काफ़ी सारे जो लड़के हैं वो उभर के नए आ रहे हैं। बट मोस्टली अभी यही हो रहा है कि जो पाकिस्तान से जो 12-14 साल के लड़के इधर से खेल के गए हैं, वहाँ पे जाके वो सेट हुए हैं, वही खेल रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी कोशिश जारी है वो यही है कि हम जो 10 साल के अंडर के बच्चे हैं उनको लेके एकेडमी में लेके आएँ, जो वहीं पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं, जो ज़्यादातर। आपका वैसे ताल्लुक भी सियालकोट से, तो दिस क्रिकेट थिंग मेक्स परफेक्ट सेंस। जाहिर है सियालकोट हमारा जो सनती शहर है, दुनिया में स्पोर्ट्स गुड्स बनाने में मशहूर है। ये वहाँ आप सारी अकेडमीज बना रहे हैं। आपको पता है हमारे यहाँ अभी भी बहुत से शहर ऐसे हैं जहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो आपने कुछ पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात और शहरों के लिए भी सोचा है कि यहाँ भी बनाएंगे स्टेडियम और यहाँ भी कुछ करेंगे? फिलहाल तो मेरा फोकस यही है कि अमेरिका में इसको किया जाए, वहाँ पे ही रह रहे हैं। तो एक जगह पे फोकस करेंगे तो वही एक आगे लेके जा सकते हैं। अब 2 जगह जाएंगे तो वो यही होता है 2 कश्तियों का मेहमान
क्या वो गिर ही जाएगा ना। राइट राइट। तो इसी चीज़ को लेके कोशिश यही है कि अगर एक बेड़ा उठाया अमेरिका में इसको इंट्रोड्यूस करवाने का, तो इंशाल्लाह ताला उसमें पूरी कोशिश यही जारी है कि बच्चों को जिस तरीके से हम ट्रेन करें। अभी समी असलम साहब गए हैं, रमीज़ राजा जूनियर गए हैं, 2 लड़के और जा रहे हैं पाकिस्तान से ही, 2-3 लड़के जो हैं वो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड से भी आए हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अच्छी बात है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों को लेके जा रहे हैं। एवरेज हमारी कोशिश इंडियंस भी होंगे उधर, क्योंकि अमेरिका में एक्चुअली इंडियंस जो है ना वो खेलते ज़रूर हैं, लेकिन जो इंडिया के जो फर्स्ट क्लास प्लेयर्स हैं उनको वो इजाज़त नहीं देते कि जाके कहीं और जगह पे खेलें। दिस इज एक्चुअली अ गुड रीजन फॉर पाकिस्तान प्लेयर्स टू गो देयर। यूएस शुड बी अ वेन्यू एज वेल फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस, तो इसके लिए कुछ कोशिश करेंगे, कर रहे हैं। और खास तौर पे आफ्टर ये जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए उसमें क्रिकेट को अब ओलंपिक्स का हिस्सा बनाने की बड़ी एक मुहिम सी चल पड़ी है, तो उसमें आप भी कोई पुश कर रहे हैं? जी वो अभी इन्होंने एक जो प्री अप्रूवल आ चुका है कि 2028 में क्रिकेट जो है ना वो ओलंपिक्स में बेसिकली एंटर हो जाएगा। तो अगर ये ऐसा हुआ तो 2028 के ओलंपिक्स जो यूएस में ही है, तो बड़े अच्छे कोशिश यही होगी हमारी कि अगर उस वक्त होता है। चूंकि आप यू आर बिजनेसमैन बट यू हैव इंटरेस्ट इन क्रिकेट एज वेल, और आप कम्युनिटी सर्विस के लिए बहुत कुछ करते रहते हैं। क्विकली आप ब्रेक में हमें बता रहे थे कि अफगान रेफ्यूजीज जो वहाँ अब पहुँच रहे हैं या पहुँचे हैं, उनके लिए भी आपने कुछ करने का सोचा है, तो ब्रीफली अगर आप वो हमसे शेयर कर सकें। देखिए वहाँ पे जो अभी पाकिस्तान का एक इमेज बनाने के लिए ना हमने पूरी जो कम्युनिटी थी ह्यूस्टन की उसके साथ हमने एक मीटिंग की। उसके बाद हमने जो कांग्रेस वुमेन जो शीला जैक्सन ली है उनको साथ लेके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज की, क्योंकि इंडियन प्रोपेगेंडा भी बहुत ज़्यादा था ना वहाँ पे, उसको काउंटर वो भी तो करना खैर चलता ही रहता है। काफ़ी सारा उन्होंने एहतजाज भी किया था पाकिस्तान कौंसल जनरल के सामने, लेकिन इसके बरक्स हमने जो एक पॉजिटिविटी वहाँ पे शो की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज़ करके कि जो पाकिस्तान कम्युनिटी है उनमें सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कुछ ने लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड की जो थी, ऑफर्स की कि जो नए रेफ्यूजीज़ वगैरह आएंगे। आई डोनेटेड 10,000 मील्स, और इसके अलावा मैंने जो पहली 100 फैमिलीज़ जो आएंगी उनको $1,000 कैश देने का फ़ैसला किया, ताकि उनकी जो शुरू की आने की जो मुश्किलें हैं ना वो आसान हो सके। चलें, गुड लक सर। और जब ये स्टेडियम बन जाएगा, जब ये सेंटर्स बन जाएंगे, फिर हम आपको दोबारा ज़हमत देंगे एंड we'll probably go and have a look as well. Virtually, I guess. बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ट्रिब्यूट टाइम ऑन जियो पाकिस्तान, और आज हम याद कर रहे हैं पाकिस्तान की मदर टेरेसा कहलाने वाली जर्मन निजात खातून डॉक्टर रूथ फाओ को। डॉक्टर रूथ फाओ 9 सितंबर 1929 को जर्मनी में पैदा हुई थी। डॉक्टर रूथ फाओ 1960 में पाकिस्तान आई और कराची में जज़ाम की मरीज़ों का इलाज जो है वो करने लगी। डॉक्टर रूथ फाओ ने जज़ाम के मरीज़ के ख़ात्मे के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी, और बिल्कुल, और उन्होंने ना कभी वापस मुल्क जाने का सोचा और ना ही शादी की। पाकिस्तान में जज़ाम के मर्ज़ के ख़ात्मे के लिए मैरी एडलेड लेप्रेसी सेंटर और बलूचिस्तान में लेप्रेसी सेंटर कायम किया। और आपको ये बात बता दें कि ये उस वक्त की बात है जब लेप्रेसी के मरीज के करीब कोई नहीं जाता था, लेप्रेसी के लिए कोई काम भी नहीं करता था, और टीबी पे उन्होंने काबू पाने के लिए भी काम शुरू किया। डॉक्टर रूथ फाओ की खिदमत को देखते हुए 1979 में उन्हें लेप्रेसी के वफाकी मुशीर का ओहदा दिया गया। डॉक्टर रूथ फाओ जिंदगी के आखिरी अयाम तक इंसानी खिदमत करती रहीं। 10 अगस्त 2017 डॉक्टर रूथ फाओ दुनिया से चली गई और उनकी तदफीन गोरा कब्रिस्तान में की गई। और आपको पता है कि कराची में सिविल अस्पताल जो कराची है उनके नाम से मंसूब किया गया है, और उनकी खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। अच्छा जी, क्रिकेट के हवाले से बहुत कुछ चल रहा है। सिकंदर बख्त इज़्बिदास, बड़े दिन बाद एक्चुअली हम इनसे मुलाकात कर रहे हैं। सिकंदर, अब मुमकिन तौर पर रमीज़ राजा ही हैं, फिर ये इत्तलात के जनाब बाबर आजम की गुफ्तगू हुई, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और रमीज़ राजा ने उन्हें तवज्जो अपनी क्रिकेट पर देने का कह दिया। क्या या तो ये कह रहे थे प्रॉब्ली ये रमीज़ राजा वर्सेस बाबर आजम ना बन जाए कुछ अरसे में? नहीं, देखिए बात असल ये पूरे अखबारात, पूरी दुनिया के लोग, एक्सपर्ट ये बात कर रहे हैं कि इस वर्ल्ड कप से पहले इतनी जो है चेंजेस कोई अच्छी चीज़ नहीं है। यानी कि आपने बिल्कुल पाकिस्तान टीम को 0 से स्टार्ट करें बिफोर द वर्ल्ड कप, ये बहुत अच्छा साइन नहीं है।
यू नेवर नो, इंशाल्लाह हो सकता है पाकिस्तान बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे वर्ल्ड कप में। हमारी सारी दुआएं हैं, पाकिस्तान की टीम है, हम सब पाकिस्तानी है, मगर कुछ लड़के जो टीम को लेके चल रहे थे 3 साल से, आपने आखिरी वक्त में उनको वर्ल्ड कप से उन्होंने रिजाइन करके चले गए, जो भी वजूहात हो रिजाइन करके चले गए। पाकिस्तान के लिए इतनी अच्छी चीज नहीं। अब जो नए कोचेस आएंगे जो कि केयर टेकर्स होंगे, उनकी कौन सुनेगा? आप खुद बताइए, आप इदारे में काम करते हैं, आपको ये पता चल जाए कि आपका बॉस सिर्फ 1 महीने के लिए, उससे ज्यादा के लिए नहीं है, उसके बाद कोई और आएगा, तो आप उसकी बातें इतने और से सुनोगे जितना कि सुननी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए ये इतनी अच्छी मजेदार चीज नहीं हुई है कि जो एकदम से चेंजेस आई हैं। और दूसरा ये कि बाबर आजम इतना बड़ा प्लेयर है कि पाकिस्तान का नंबर 1 है, दुनिया का भी उसकी रैंकिंग में आ रहा है, वो टॉप के 3-4 लड़कों में। तो उसको चाहिए था कि वो खुद ही कह देता रमीज राजा से कि सर मैं कप्तानी नहीं करना चाहता, और इट्स टू मच प्रेशर, मैं अपनी बैटिंग करूंगा, रन्स करूंगा पाकिस्तान के लिए, बस ये भी कह सकता था। मगर उसमें इतना टप्पड़ नहीं, बेचारा अभी नया है, बच्चा है, उसको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, मजे की बात ये कि अभी एक मीटिंग हुई थी जिसमें रमीज राजा और लड़कों ने बैठ के बातें की। तो रमीज राजा ने उनको, जो मैंने इंटरनेट में भी पढ़ा है, वो उन्होंने उनको कहा कि जी आप फियरलेस क्रिकेट खेलें। तो उन्होंने बोला कि जो फियरलेस का जो वर्ड है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं होना चाहिए, वो क्रिकेट बोर्ड के लिए भी होना चाहिए कि क्रिकेट बोर्ड भी फियरलेस हो। यानी कि अगर हम फेल होते हैं तो वो घबरा जाता है क्रिकेट बोर्ड और हमें ड्रॉप कर देता है, तो हम फिर वो फियरलेस क्रिकेट नहीं खेल सकते। जब आप फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें आप आउट भी हो जाते हैं, जल्दी भी आउट होते हैं, रन भी होते हैं। तो जब हम जल्दी आउट होते हैं तो आप घबरा के हमें ड्रॉप कर देते हैं। तो ये दोनों तरफ से होना चाहिए, सिर्फ आप हमें ना करें। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो हो गया पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि जो कि मेरे हिसाब से एज अ क्रिकेटर इतना मजेदार नहीं है। अच्छा, मजेदार तो नहीं है, फिर उनका जिनका नाम बिला वजह तो नहीं इस कंट्रोवर्सी में आ रहा है, जनाब आजम खान और फिर खुशदिल और फिर आसिफ अली, उनकी जहनी कैफियत क्या होगी? उन पे तो डबल प्रेशर होगा कि पहले ही हम क्रिटिसाइज किए जाते हैं और अब हमारी सिलेक्शन पे भी क्रिटिसिज्म है, फिर इनको खिलाया ना जाए क्योंकि जाहिर है इन पे इत्तलात के मुताबिक तहफ्फुज़ात हैं कप्तान को, तो अजीब सा हो जाएगा। खिलाया जाएगा तो पता नहीं परफॉर्म करें ना करें। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। आप ये मुझे बता दें कि अगर ये लड़के ना हो तो और कौन हो? जो बचा है हमारे पास वो इफ्तिखार है मिडिल ऑर्डर में, शोएब मलिक है मिडिल ऑर्डर में, हुसैन तलत है मिडिल ऑर्डर में, और आपने किसी को सेटल ही नहीं किया। एक्चुअली जो रियल जो कहते हैं, जो जिनके ऊपर हम इल्जाम लगा सकते हैं, जिनको हम कहेंगे कि ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, वो मिसबाह और वकार यूनुस होंगे। इसलिए कि वो लोग टीम को संभाले हुए थे, उन्हें ना बेंच बनाई ना उन्होंने टीम बनाई। देखें ना, टीम का हमें पता ही नहीं चल रहा मिडिल ऑर्डर कौन खेलेगा, बेंच पे कौन बैठा है, हमें यही नहीं पता। इससे बड़ा जुल्म पाकिस्तान क्रिकेट के साथ क्या होगा कि 3 साल वो आपके पास कोचिंग रही, ना आपने मिडिल ऑर्डर बनाया, ना आपने बेंच को स्ट्रॉन्ग किया। अगर आपका रिजवान और बाबर नहीं चलता तो फिर पूरी टीम बैठ जाती है। अच्छा, कोई तो बईस नहीं है कि वकार यूनुस थोड़े अरसे बाद फिर किसी और कैपेसिटी में पीसीबी में आ जाएं, क्योंकि होता तो यही रहा है। देखिए ना, पहले वो चीफ कोच थे, मैं हमेशा कहता हूँ वो डीआईजी थे, तो वो उन्होंने कहा नहीं अब तो मैं एसएचओ बनने को भी तैयार हूँ। वो बॉलिंग कोच आ गए, अब वो किस कैपेसिटी में आएंगे मुझे नहीं पता। देखें, वकार यूनुस या मिसबाह की बात नहीं है, ये स्ट्रेटेजी की बात होती है। आप इससे अंदाजा लगाएं, इंग्लैंड टूर पे तो मुझे ये लोग बहुत ज्यादा एक्सपोज हुए कि हसनैन को खिलाया, एक और नहीं दिया। आपके पास हफीज था, आपने उससे बॉलिंग नहीं कराई, जबकि स्पिनिंग विकेट थी। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं। देखिए, कोचिंग में आप मिसबाह उल हक बल्ला पकड़ के नहीं सिखा रहा उनको कि ऐसे खेलो, ऐसे नहीं होता। कोचिस का काम होता है स्ट्रेटेजी बनाना। क्विकली सिकंदर, टाइम कम है हमारे पास। रमीज राजा साहब 13 से अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। अब तक जो उनका इमेज आ रहा है ना सामने के, ही इज गोइंग टू बी, यू नो, ही इज द वन हु इज गोइंग टू मेक डिसीजंस और बड़े पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर सामने आएंगे। आपको क्या लगता है अभी मजीद तब्दीलियां पीसीबी में और इधर उधर हमें देखने को मिलेंगी? बिल्कुल देखने को मिलेगी, मगर वो अपना टाइम ले, इसलिए जल्दी ना करे। मेरी उसको एडवाइस होगी कि वो प्लीज टाइम ले और टाइम लेकर काम करे। तब्दीलियां तो होनी चाहिए, मगर इतनी जल्दी अगर आप तब्दीली करेंगे तो ये जो इस वक्त सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि पाकिस्तान टीम में हमें यही नहीं पता चल रहा कि कोचेस कौन है, मिडिल ऑर्डर कौन है, ये सिचुएशन जो है बहुत ही मजेदार नहीं है। तो रमीज राजा इज केपेबल, पढ़ा लिखा आदमी है, उसको बहुत एक्सपीरियंस है पूरे दुनिया की क्रिकेट का। टेक योर टाइम, जल्दी नहीं करे, किसी की बातें सुनकर ना करे, फैसला खुद देखे और फिर फैसला करे। आकर बैठे पीसीबी के ऑफिस 2-4-6 महीने और उसको सब पता चल जाएगा, एंड देन ही शुड डिसाइड कि क्या करना। वैसे would we be able to have an international coach before the World Cup, या it's too early I think?
नहीं भाई देखिए, ट्राई करने में कुछ नहीं है, पैसा फेंक तमाशा देख वाली बात है। आप जो भी कोच है उसको भी पैसों की जरूरत होगी, अगर वो कहीं एंगेज नहीं होगा तो वो आ जाएगा। वर्ल्ड कप इज अ हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट सर, इट्स अ वर्ल्ड कप। मतलब उसके बाद क्या है, कुछ नहीं है, वर्ल्ड कप। अब वर्ल्ड कप में अगर किसी को कोचिंग का असाइनमेंट मिलता है तो इट्स अ बिग थिंग, तो वो फौरन एक्सेप्ट करेगा। आप पैसे दें वो आ जाएगा, अगर आप समझते हैं, मगर उस बेचारे के भी तो वो क्या कर लेगा अगर। और सिकंदर वैसे भी इस वक्त जो आएगा उसका पहला बड़ा पहाड़ जो होगा वो वर्ल्ड कप होगा। हु वुड वांट टू बी इन अ पोजीशन कि पहली चीज ही जो उसको करनी पड़े कि जज हो जाओ। एग्जैक्टली, तो ये भी है। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो। वो अचानक नया आया, उसको यही नहीं पता टीम कॉम्बिनेशन क्या है, बेंच क्या है, तो वो उसके लिए बहुत बड़ा एक मरहला होगा। मगर देखना ये कि क्या कोई एक्सेप्ट करता है इस मरहले को, या वो कहते हैं कि हम वर्ल्ड कप के बाद आएंगे। इसलिए कि देखिए, वर्ल्ड कप में खुदा ना करे पहला मैच इंडिया से अगर 19-20 होता है कोई मैच, तो आप सोच रहे हैं कि कितना हंगामा खड़ा हो जाएगा। अभी से खड़ा हुआ है तो उस वक्त क्या होगा ये आप इमेजिन कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये एडवाइस करूंगा क्रिकेट बोर्ड को कि जो न्यूजीलैंड की सीरीज है, आप उसमें वर्ल्ड कप के लड़कों को आजमाएं प्लीज। वो लड़के जो रेगुलर खेलते हैं, इसमें आप रिजवान को भी रेस्ट दें, इसमें बाबर को भी रेस्ट दें, नए लड़कों को खिला के देख लेंगे किसमें पोटेंशियल है। ये आखिरी मौका है, उसके बाद नहीं मिलेगा। अगर आपने उन्हीं लड़कों को खिलाते रहे जो हमेशा खेलते रहे, तो फिर आपको कुछ हासिल नहीं। जाहिर है हमें इसमें वर्ल्ड कप के लिए सारे लड़कों को इसी में टेस्ट करना चाहिए। मेक्स परफेक्ट सेंस। थैंक यू सो मच सिकंदर फॉर बीइंग विद अस। इट्स ग्रेट टू हैव यू ओवर। और ये जो सिकंदर वक्त अभी कह रहे हैं रमीज राजा को भी, मतलब ही शुड टेक हिज टाइम एंड ऑल दैट, बट फिर वो एक्सपेक्टेशन जब कोई इस लेवल पे आता है तो उससे फॉरेन चेंजेस की एक्सपेक्टेशन भी तो होती है। एक प्रेशर उन पे भी तो होता है कि मतलब वी हैव टू प्रूव समथिंग, वी हैव टू डू समथिंग, वी कैन नॉट टेक टू मच टाइम। पाकिस्तानी भी क्रिकेट लवर, क्रिकेट फैन, हम सबके लिए नेक तमन्नाओं, नेक ख्वाहिशात का इजहार कर सकते हैं। जो भी तब्दीली आ रही हैं, होपफुली हमारी टीम जीतते, हमारे लड़के अच्छा परफॉर्म करें, सिस्टम अच्छा चले। इससे बेहतर और इससे और ज़्यादा हमें क्या चाहिए? यही हमें चाहिए। ये बहस मुबाहिसे तो होते रहते हैं, और ये बहस मुबाहिसे इसलिए होते हैं बिकॉज एवरीबडी वांट्स कि बेहतरीन हो। क्रिकेट इज वन थिंग एंड ऑफ कोर्स वी डोंट वांट टू लूज। एवरीबडी इन पाकिस्तान हैज अ वेरी स्ट्रांग ओपिनियन टू, लिहाजा वो भी चीजें बीच में आ ही रही होती हैं। कोरोना और दूसरा क्रिकेट आजकल। वी विल आजकल कोरोना और क्रिकेट तो हमेशा से। वी विल सी यू टुमारो। हैव अ ग्रेट डे।